रिकॉर्डिंग में भी इसकी आवाज सुनाई देती है क्या? खड़खड़ 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 खड़ सुनाई देती है? उस एक पंखे को बंद करो ना, देखते हैं क्या होता है। एक बंद हो सकता है क्या? ये कंटिन्यूअल है, ये देखो, ये कंटिन्यूअल नॉइज है ना? कंटिन्यूअल नॉइज annoys us। चलिए, तो करते हैं शुरू हम। फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए हमारे सेकंड ग्रेड के, है ना? और अब हम लिटरेरी फॉर्म्स की बात कर रहे थे, ठीक है? लिटरेरी फॉर्म्स में हमने एलिजी और पेस्टोरल एलिजी कर लिया था। आज हम ओड की बात करते हैं, है ना? एलिजी के क्या पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं एलिजी के? हाँ, नहीं, काफी अच्छा प्रयास है। तुम्हें याद है निर्मला? आए नहीं थे आप। तुम्हें ज्योत्सना? प्रकार नहीं, पार्ट्स, स्टेप्स हैं। मतलब एलईजी का जब डिस्क्रिप्शन होता है ना, तो सबसे पहले ये डिस्क्राइब किया जाता है, फिर ये, फिर ये। बताओ बेटा। वेरी गुड। लेमेंट हो गया, प्रेज हो गया, यानी मॉर्निंग हो गई, फिर हो गई प्रेज, है ना? और प्रेज के बाद में सोलेस या फिर एक्सेप्टेंस कह सकते हो आप, है ना? स्वीकृति कि भाई जो हो गया सो हो गया, उसको स्वीकार तो करना ही होता है। इसके अलावा भी देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी तीन थी एलजी की, वो भी अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना? कौन कौन सी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जिनके बिना एलजी एलजी नहीं होती? वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। कौन कौन सी थी, याद है आपको? है ना? प्राय आती हैं ये क्वेश्चंस, प्राय बनता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी याद है वंदिता को। हम्म। सबसे पहले तो इन्वोकिंग म्यूज, है ना? म्यूज को इन्वोक करते हैं, उसके बाद में, है ना, चार्ज होता है, निम्स और सेल्फ वगैरह को चार्जिंग किया जाता है, फिर एक अप्रोप्रिएट प्रोसेसन होता है मॉडर्नर्स का, है ना? ये कुछ है। चलिए, ओड क्या है? ओड, इक्लियोग्स क्या होते हैं? यही जैसे मान लो कि जैसे पेस्टोरल पोइट्री का ही दूसरा नाम है इक्लियोग्स, है ना? पेस्टोरल कह दो चाहे इक्लियोग कह दो, एक ही बात है। ओड, इट इज एन इलेबोरेटली फॉर्मल लिरिक पोयम। जैसे एलिजी हमने पढ़ा ना, एलिजी लिरिक पोयम थी, है ना? लगभग वैसा ही ओड है, बस एलिजी शोक प्रकट करती है, लेमेंटेशन है। ओड लेमेंटेशन नहीं है, एग्जाल्टेशन है थॉट का, है ना? ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ए लेंथी सेरेमोनियस, सेरेमोनियस क्या होता है? बिफिटिंग टू ए सेरेमनी, यानी बड़े बड़े शब्द, है ना? अच्छे शब्द, स्टैंडर्ड के शब्द का चयन होता है ना? इन एन एक्सट्रीमली फॉर्मल वे, एड्रेस टू ए पर्सन। तो ये एक सेरेमोनियस एड्रेस होता है किसी भी व्यक्ति को, डेइटी को, डेइटी यानी देवता, हुँ? और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, या फिर कोई अमूर्त विचार होता है, या फिर कोई अमूर्त चीज होती है, उसको हम, कॉन्सेप्ट होता है कोई, उसको हम संबोधित करते हैं। ऑलवेज सीरियस, हमेशा गंभीर, एंड एग्जाल्टेड, है ना? इन सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है इसका? एग्जाल्टेड होता है, यानी ट्रिवियल नहीं होता, छोटा नहीं होता, तुच्छ नहीं होता, बड़े सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है ना?
एंड एलिवेटेड इन टोन, और टोन कैसी होती है, एलिवेटेड होती है, लॉफ्टी यानी उच्च स्तरीय, एलिवेटेड का मतलब ऊंची उठी हुई टोन होती है, यानी शब्द भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना, शब्दों के साथ में जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो भी काफी बड़ा होता है, सीरियस होता है ना, और जो इसकी टोन होती है वो टोन भी क्या होती है, इक्वली एलिवेटेड होती है, बहुत ही शानदार टोन होती है इसकी, है ना। इट इज अ नेम गिवन टू ए लॉन्ग लिरिक पोयम, लॉन्ग लिरिक पोयम है, लंबी लिरिक पोयम होती है। एन ऑड ऑफन बिगिंस विद एन इन्वोकेशन, इन्वोकेशन जैसे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, है ना, इस तरीके से इन्वोक करते हैं, यानी कि बुलाते हैं या संबोधित करते हैं, है ना। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ये एक प्रकार का संबोधन होता है, चाहे आप, है ना, आपने कोई भी ओड पढ़ा होगा, है ना, जैसे ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न है, तो वो ग्रेशन अर्न को संबोधित करके लिखी हुई है। ओड टू वेस्ट विंड है तो वो वेस्ट विंड को संबोधित करके लिखी हुई है ना। ओड टू इवनिंग है ना, जैसे मान लो ओड टू स्काईलार्क है तो स्काईलार्क को संबोधित किया गया है उसमें, है ना। जनरली डिग्निफाइड एंड इलेबोरेट इन स्टेंजाइक स्ट्रक्चर, डिग्निफाइड लैंग्वेज होती है, ट्रिवियल नहीं होती, है ना, छोटे स्तर की बात नहीं होती। इलेबोरेट यानी काफी व्यापक विस्तृत, है ना। स्टेंजाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी छोटे छोटे नहीं, जैसे 9 लाइनों के 10 लाइनों के स्टेंजा होते हैं, है ना, जिनको पढ़ने में यूं मजा आता है, 12 लाइन के, इस तरीके के 14 लाइनों के, है ना। विद द एग्जाल्टेड थॉट, थॉट कंटेंट भी क्या होता है, एग्जाल्टेड होता है। पिंडारिक ओड, ओड के 2 प्रकार हैं, देखो पिंडारिक ओड, इट इज अ लर्नेड इमिटेशन ऑफ पिंडाज फॉर्म, पिंडार की फॉर्म का जो इमिटेशन है ना, वो पिंडारिक ओड है। पिंडाज ओड्स वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन, द अर्लियर इंग्लिश ओड्स एंड मैनी लेटर वंस वर also written to eulogize, eulogize praise, है ना, something either a person or the art of music or poetry, यानी कि the earlier English odes and many later ones were also written to eulogize, to praise something, either a person or the art of music or poetry or a time of day or abstract concepts, है ना। टाइम ऑफ ए डे जैसे ऑड टू इवनिंग, ये क्या है, टाइम ऑफ ए डे हो गया, है ना, इस तरीके से। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो ये बहुत ही फेमस, हम पढ़ लेते हैं। टू द पायस मेमोरी ऑफ मिसेस एन किलिग्रिव, जॉन ड्राइडन का। अलेक्जेंडर्स फीस्ट, जॉन ड्राइडन। ओड टू इवनिंग, विलियम कॉलिन का। हिम टू एडवर्सिटी, थॉमस ग्रे का ओड है। ओड टू ड्यूटी, वर्ड्सवर्थ। इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये भी वर्ड्सवर्थ का। डिजेक्शन एंड ओड, एस.टी. कॉलरिज का। ओड टू द वेस्ट विंड, पी.बी. शैली का। टू ए स्काईलार्क, ये भी पी.बी. शैली का। ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न, जॉन कीट्स का। ओरेशन ओड, इट इज मॉडल्ड ऑन द ओड्स ऑफ रोमन होरेस, पिंडार के मॉडल पर बना हुआ पिंडारी कोड और रोमन ओरेस के मॉडल पर बना हुआ ओरेशन या होरेशन ओड। In contrast to the passion and visionary boldness of Pindar's odes, oration odes are calm, meditative, reflective होते हैं काफी, है ना, and restrained, and they are homostrophic, written in a single repeated stanza form, है ना। सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो स्टेंजा फॉर्म पहली है वही स्टेंजा फॉर्म अगली होगी, वही बाद वाली होगी। एन ओरेशन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, एंड्रयू मार्वेल का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओड टू ऑटम, है ना। ओरेशन ओड का एग्जाम्पल अगर पूछे तो ओड टू ऑटम बहुत बार पूछा जाता है ना। ओड टू ऑटम, जॉन कीट्स का। ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज, थॉमस ग्रे का, ठीक है ना। ये ओरेशन ओड के एग्जाम्पल्स हैं, कम है ओरेशन ओड, पिंडारिक ओड ज्यादा पॉपुलर है, लिखे भी ज्यादा गए हैं। ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड इपोड, ये क्या है, ये ओड के
विधाएं हैं देखो। ट्रॉफी इन पोइट्री, अ ग्रुप ऑफ वर्सेस दैट फॉर्म ए डिस्टिंक्ट यूनिट विद इन ए पोयम। पोयम के अंदर ही एक अलग से यूनिट बन जाती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोफी। द टर्म इज समटाइम्स यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर स्टेंजा। कभी इसको स्टेंजा के तौर पर लिया करते थे, है ना, स्ट्रोफी को स्टेंजा के तौर पर ही स्वीकार किया जाता था। यूजुअली इन रेफरेंस टू ए पिंडारी कोड और टू ए पोएम दैट डज नॉट हैव ए रेगुलर मीटर और राइम पैटर्न। या तो पिंडारी कोड में ये एक स्टेंजा पैटर्न को बना देता था स्ट्रोफी, और या फिर ऐसी पोयम में दैट डज नॉट हैव ए रेगुलर मीटर एंड राइम पैटर्न, वहां पर ये स्ट्रोफी स्टेंजा पैटर्न की तरह से काम करता था। सच एज फ्री वर्स, जैसे मान लो कि कोई फ्री वर्स हो ना, जिसमें कोई छंदोबद्ध रचना नहीं होती, फ्री वर्स मुक्तक काव्य होते हैं जिसमें कोई मीटर कोई छंद रेगुलरली यूज नहीं किया जाता। इन एंशंट ग्रीक ड्रामा द स्ट्रोफी वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए कोरल ओड that was performed by the chorus while it is moved from one side of the stage to the other, है ना। देखो, ये एक स्टेज डायरेक्शन को बताने वाली चीज है। जैसे मान लो कि कुछ एक्टर्स इधर खड़े हैं या कुछ सिंगर्स इधर खड़े हैं, है ना, वो जब इधर से इधर मूव करते थे ना, तो उसके अकम्पनीमेंट में जो गीत, जो पंक्तियां वो गाते थे, वो स्ट्रोफी होती थी। अब जब यहाँ से वापस वो रिवर्स जाते थे ना, ये एंटी स्ट्रोफी हो जाती थी। और जो बीच में ये कोई भी मूवमेंट वो करते थे, ये इपोड होता था, है ना। द स्ट्रोफी वाज फॉलोड बाय एन एंटी स्ट्रोफी of the same metrical structure performed while the chorus reversed its movement, जब वो वापस रिवर्स होते थे, and then by an epode of different structure that was chanted as the chorus stood still। जब कोरस stood still होता था ना, खड़ा रहता था अपनी जगह पर, तब कोरस का मतलब समूह है ना, जो गाने वालों का जो समूह होता था वो खड़ा रह करके जो चीज गाता था ना, वो इपोड होता था। और जब वो अपने स्थान से आगे बढ़ता था या किसी डायरेक्शन में जाता था तो वो स्ट्रोफी, और उस डायरेक्शन से वापस पीछे आता था रिवर्स मूवमेंट में, तो वो एंटी स्ट्रोफी होता था, है ना। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई, ये एंशंट जो ओड की फॉर्म्स है ना, उनमें ये काम आते थे, है ना, जहाँ पर रेगुलर मीटर नहीं होते थे, या फिर कुछ पिंडारिक ओड्स में भी स्टेंजा पैटर्न को बनाने के लिए भी, जैसे मान लो कि एक स्टेंजा उन्होंने यहाँ आगे बढ़ते हुए गाया, है ना, तो एक स्टेंजा वापस वो पीछे जाते हुए गा लेंगे, एक स्टेंजा खड़े होकर के गा लेंगे, यही है ना, स्टेज डायरेक्शन से संबंधित है ये चीज। सोनेट, सोनेट क्या है देखो, हमें बहुत ही पॉपुलर है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं सोनेट को। थॉमस व्याट 1503 to 42, है ना। थॉमस व्याट इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट इनटू इंग्लिश, है ना। हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सर्रे 1570 to 47 डेवलप्ड द राइम स्कीम। लेकिन देखो, इसका ना बहुत ही जबरदस्त सुप्रीमेसी के साथ में यूज किया शेक्सपियर ने, इसलिए ये शेक्सपियर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, है ना। तो शेक्सपियरियन सोनेट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए, है ना। 154 सोनेट्स लिखे थे शेक्सपियर ने। इट इज़ अ लिरिक पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन्स होती हैं, है ना। 4-4 लाइन के 3 क्वाट्रेंस होते हैं, है ना, चतुष्पद, ये चौपाइयाँ होती है ना, 4-4 लाइन की 3, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है 2 लाइन का, है ना। द आइडिया हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, डेवलप्ड एंड कंक्लूडेड विद इन दिस लिमिट। ये 2 प्रकार के होते हैं देखो, द पेट्रार्कन और इटालियन, है ना। पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट नेम्ड आफ्टर द 14th century Italian poet Petrarch एंड द शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट, है ना। इस सोनेट का नाम ही शेक्सपियरियन सोनेट हो गया। लाए तो कौन, थॉमस वॉट लाया। राइम स्कीम किसने दी, हेनरी होवर्ड सर्रे ने दी। लेकिन
नाम किसका हो गया? शेक्सपियर का नाम हो गया, है ना। और ये जो सोनेट है पेट्रार्क वाला, इसको, इस मॉडल को बहुत ही अच्छे से यूज किया मिल्टन ने, तो ये मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मिल्टोनिक सोनेट में क्या है कि ऑक्टेव और सस्टेट ये दो पार्ट हैं, एक 8 लाइनों का पार्ट और एक 6 लाइनों का पार्ट। तो 8 और 6 14 हो गए। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या है कि 4 लाइनों के 3 और फिर 2 लाइनों का, तो यूं करके 12 और 2 14 ऐसे। द पेट्रार्कन सोनेट हैज 2 पार्ट्स, ऑक्टेव 8 लाइन्स राइमिंग ए बी बी ए बी बी ए। देखो बड़ा सिंपल है, ए बी बी ए बी बी ए, है ना। यानी ये आपका क्या हो गया, ये एक चौपाई बन गई, है ना, ए बी बी ए, है ना। और ये ए बी बी ए मिल करके ये 8 लाइनें हो गई सीधी, ए बी बी ए। सस्टेट 6 लाइन्स, ये क्या है, सी डी ई, बस ए बी बी ए सी डी ई, ये हो गया तुम्हारे पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम, ऑक्टेव और सस्टेट की। द शेक्सपियरियन सोनेट हैज 3 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड a concluding couplet rhyming AB, CD, EF और GG। तो देखो AB ये एक क्वार्टरन हो गया, AB, CD दूसरा क्वार्टरन हो गया, EF तीसरा क्वार्टरन हो गया, और GG ये लास्ट वाला कपलेट हो गया। There was one especially important variant, the Spenserian sonnet, in which Spenser links each quatrain to the next by a continuing rhyme। स्पेंसर ने थोड़ा सा चेंज किया, उसने क्या किया, जैसे हम ए बी सी डी ई एफ जी जी करते थे ना, तो उसने कहा कि भाई ये जो ए बी में खत्म हो रहा है ना, इस ए बी की जो फाइनल राइम है इस पहले क्वार्टरन की, वो सेकंड क्वार्टरन की मैं इनिशियल राइम बना दूंगा। तो देखो क्या किया, ए बी सी, ठीक है। अब ये जो सेकंड क्वार्टरन की जो फाइनल राइम क्या हुई, सी। अब थर्ड क्वार्टरन की ये इनिशियल हो जाएगी सी डी, बस कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ए बी बी सी और सी डी, और फिर ये अपने आप ही ई पर खत्म हो गया, है ना। तो ये देखा हमने कि शेक्सपियर ने जो राइम स्कीम दी ए बी सी डी ई एफ और जी, उसमें स्पेंसर ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने क्या किया कि हर क्वार्टरन की जो फाइनल राइम थी उसको नेक्स्ट क्वार्टरन की इनिशियल राइम बना दिया, है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो ए बी तो उसकी भी वही रह गई, इसकी भी वही रह गई, लेकिन सेकंड क्वार्टरन चेंज हो गया, उसकी तो क्या थी सी डी और इसकी हो गई बी सी। अब थर्ड क्वार्टरन भी चेंज होगा ही होगा, उसकी तो थी ई एफ और इसकी क्या हो गई, सी डी, और लास्ट में इधर उधर तो जी होना था और इधर ई हो गया, बस। अब पॉपुलर सोनेट सीक्वेंसेज हैं, देखो ये बहुत ही याद रखने वाली चीजें हैं, है ना। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, है ना, 1591 सर फिलिप सिडनी के। एमोरेटी 1595 स्पेंसर के। ये सोनेट सीक्वेंसेज हैं, यानी इनमें बहुत सारे सोनेट्स लिखे हुए हैं। इनके बारे में अगर तुम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चाहो, इनके बारे में थोड़ा बहुत यूं आनंद लेना चाहो, इनको खोल करके देखना चाहो, तो तुम ब्रिटानिका, है ना, खोलो, है ना, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, और वहां पर लिखो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, तो तुरंत निकल करके आ जाएंगे इसके, है ना, एक डेड पन्ने की एक समरी निकल करके आ जाएगी। वो समरी पढ़ो तो तुम्हारी कुछ क्यूरियोसिटी शांत हो जाएगी। उससे भी शांत नहीं हो तो फिर एक एक उसमें सोनेट के समरी दी हुई है, वो पढ़ लो, है ना, है ना। सोनेट्स शेक्सपियर के, तो सोनेट्स है शेक्सपियर के पॉपुलर सोनेट सीक्वेंस का नाम, 1609 में आया ये, और टोटल सोनेट्स हैं 154। सोनेट्स फ्रॉम पुर्तगीज, है ना, 1850 एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का, है ना।
तो ये क्या है, एक प्रकार से लेटर हैं जो उसने रॉबर्ट ब्राउनिंग को लिखे हैं, है ना, लव लेटर्स हैं उनके, है ना ये। इन द टाइम ऑफ वॉर, W.H. ऑर्डन के। और मॉडर्न लव, ये जॉर्ज मेरेडिथ का है, 16 लाइन सोनेट्स हैं इसमें। जॉन मिल्टन फॉलोड द पेट्रार्कन मॉडल ऑफ सोनेट्स विद अ लिटिल वेरिएशन इन द राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव टू ABBA ACCA। कहीं कहीं, हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है, हर जगह तो वो वही वाली जो राइम है ABBA ABBA उसी को ही फॉलो करता है जॉन मिल्टन भी। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर हमें मिल्टन का ये देखने को मिलता है कि वो ABBA ACCA यूज कर लेता है ना, ऑक्टेव की राइम स्कीम। लेकिन सस्टेट की वो की वही रह जाती है, CDE CDE, है ना। कार्टल सोनेट, है ना, it refers specifically to a sonnet of 11 lines rhyming ABCA BC और DCB DC। ये देखो, ये राइमिंग है ABC ABC DC और BDC, ये राइम है 11 लाइन सोनेट की, है ना। कार्टल सोनेट बोलते हैं इसको। कार्टेल का मतलब क्या होता है, काट देना, कुछ पंक्तियां हटा देना। तो 3 पंक्तियां हट गई, है ना, तो ये बन गई राइम ABC ABC। ये तो एकदम सीधी सी याद रह गई तुम्हें, ABC ABC। और फिर DCBDC DCBDC DC और BDC DC और BDC, ऐसे याद कर। और इसके अलावा भी इसमें एक वेरिएंट ये भी हो सकता है, ABC ABC DB CDC। ये देखो, है ना, DBC DC। ये जो DCB था ना, ये DBC हो गया है ना। 5 लाइनों में थोड़ा सा अंतर आ गया है ना। इसका भी सस्टेट जो शुरुआत वाला है वो तो सेम ही है, ABC ABC। लेकिन लास्ट वाली जो 5 लाइनों का जो कलेक्शन है ना, उसमें चेंज है। वो था DCB, ये है DBC, और DC सेम का सेम, है ना। विद द लास्ट लाइन अ टेल और हाफ ए लाइन, अंतिम लाइन टेल थी इसमें, या आधी भी हो सकती थी वो, है ना। द टर्म वॉज यूज्ड बाय GM हॉपकिंस to describe the form that he used in such poems as Pied Beauty and Peace. Curtal is now an obsolete word meaning shortened, है ना। कर्टल अब ऑब्सलीट वर्ड हो गया है। ऑब्सलीट का मतलब प्रचलन से बाहर हो गया अभी, है ना। पहले इसका मीनिंग होता था शॉर्टन्ड, छोटे किए हुए। A कर्टल सोनेट was given by हॉपकिंस, हॉपकिंस ने दिया है कर्टल सोनेट, है ना। नहीं, ये 11 ही मानेंगे इसको हम, है ना। ये टेल है उसकी, सोनेट की टेल कहते हैं इसको, है ना, जो 11th लाइन है ना। चलिए, तो ये हमने देखा सोनेट के बारे में। ड्रामेटिक मोनोलॉग, it is a kind of poem in which a single fictional or historical character other than the poet speaks to a silent listener। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और लॉग का मतलब क्या होता है, स्पीच। डायलॉग तो दो जनों के बीच में होता है, तो डायलॉग। मोनोलॉग, अगर सिंगल ही स्पीकर बोलता जा रहा है तो वो मोनोलॉग। लेकिन जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एड्रेस कर रहा हूं, ये मोनोलॉग नहीं है, ये तो स्पीच है, ठीक है। मोनोलॉग कब होता है, जबकि एक इंटेंडेड लिसनर होता है ना, जो स्पीच के दौरान पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो केवल सुनता है। हमें ऐसा लगता है कि जो स्पीकर है ना, वो किसी को सुना रहा है, हालांकि उधर से वापस कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है। तो इसे कहते हैं हम मोनोलॉग। ड्रामेटिक क्यों होता है ये, ड्रामा क्या होता है। ड्रामा तो तुम्हें पता ही है ना कि एक्शन होता है ड्रामा में, तो है ना, ड्रामा में तो एक्शन होता है, पूरी एक स्टोरी होती है, स्टोरी लाइक एक फंक्शन होता है उसमें, है ना, कैरेक्टर्स होते हैं,
उन कैरेक्टर्स के स्केचेज होते हैं हमारे सामने, हमें पता चलता है कि भाई कौन सा कैरेक्टर ऑनेस्ट है, कौन सा कैरेक्टर डिसऑनेस्ट है, कौन सा श्रूड है, कौन सा सिंपल इनोसेंट है ना। ये सारी चीजें हमें पता चलती है। एक नरेशन सा होता है ना, एक कहानी सी आगे बढ़ती है ना ड्रामा में। तो ये जो मोनोलॉग है ना, इस मोनोलॉग में भी हमें ऐसा लगता है जैसे जो स्पीकर है ना वो कोई हमें कहानी सी सुना रहा है। उस कहानी में कुछ कैरेक्टर होते हैं, उन कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच हो जाता है। जब हम सुनते हैं को तब हमें पता चलता है ये किन किन लोगों के बारे में बोल रहा है, वो लोग कैसे कैसे थे, है ना। और साथ ही साथ में इसमें ड्रामेटिक इफेक्ट भी होता है, जैसे ड्रामा में होता है, बहुत ज्यादा यूं कैप्चरिंग होता है ड्रामा, है ना, एकदम से हमारी आंखें भी नहीं हटने देता। वैसा ही ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें भी कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं, एकदम से कुछ हो जाता है ना, हमें पता चलता है अरे ये कैसे हो गया, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आई, ड्रामा से आई, इसलिए ये ड्रामेटिक हो गया, है ना। मोनो इसलिए हो गया क्योंकि सिंगल स्पीकर है, और लॉग इसलिए हो गया क्योंकि फिर भी संवाद तो है ही ना, एक व्यक्ति को सुना रहा है ना, इसलिए मोनोलॉग हो गया, है ना। इट इज अ काइंड ऑफ पोयम इन विच ए सिंगल फिक्शनल, सिंगल लिखा है देखो मैंने, है ना, बहुत गौर से सुने, फिक्शनल और हिस्टोरिकल। देखो फिक्शनल भी हो सकता है, फिक्शनल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, है ना। तीन प्रकार के शब्द होते हैं, याद रखें तुम, है ना। देखो, एक तो होता है फैक्ट। फैक्ट तो क्या होता है, जो तुम्हारे सामने है वो फैक्ट है, जो साइंटिफिकली जिसको आप प्रूव कर सकते हो वो फैक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्शन, जो फैक्ट का विलोम है, जो कल्पना है ना, जो आपने अपनी कल्पना से कोई चीज सोची, जैसे साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं, कुछ तो फैक्ट्स होते हैं और कुछ फिक्शन होते हैं। अभी तक कल्पना के आधार पर भी हम कुछ चीजें जोड़ लेते हैं, है ना, तो वो फिक्शन, फिक्शन का मतलब कल्पना, है ना। जैसे नोवेल क्या है, नोवेल को आप फिक्शन कहते हैं, वो एक राइटर के दिमाग की उपज है, उसकी इमेजिनेशन की उपज है। तो फैक्ट और फिक्शन, दो चीजें तो समझ में आ गई। एक चीज और होती है, फिनोमिनन। फिनोमिनन क्या होते हैं, फिनोमिनन वो चीजें होती है जो नेचर में घटित होती है, जो हमारे समाज में भी घटित होती है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आती, उसके कोई लॉजिकल रीजंस हम नहीं दे सकते, वो नेचुरल फिनोमिना है। जैसे मान लो कि रेन है, रेन भी क्या है, एक नेचुरल फिनोमिनन ही है। कब होती है कब नहीं होती है कोई पता नहीं है, तूफान का आना, है ना, भूकंप का आना, है ना, कल्चरल फिनोमिना है। जैसे मान लो कुछ लोग क्या है कि अ, शवों को दफनाते हैं, कुछ लोग शवों को जलाते हैं, कुछ लोग शवों को ओपन ही छोड़ देते हैं। तो ये कल्चरल फिनोमिनन है ना। तो ये क्यों हैं कैसे हैं, इनका कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, इनको हम समझ नहीं सकते, है ना? ये चीजें हैं। तो फैक्ट हो गया, फिक्शन हो गया, और ये तीसरा फिनोमिनन हो गया। चलिए, हाँ, तो ये फिक्शनल और हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी हो सकता है, यानी कोई इतिहास का व्यक्ति भी बोलता हुआ दिखाया जा सकता है ना। जैसे भगत सिंह के द्वारा बोला गया कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग मैंने लिख दिया जिसमें भगत सिंह ही बोल रहा है केवल, है ना, या खुद से नहीं बात करता है। मैंने कहा ना, एक इंटेंडेड लिसनर होता है, यानी हमें यूं पता चल जाता है कि ये किसी और से बोल रहा है ना। खुद से बात करना तो वो अलग चीज हो गई, वो सलिलक्वी हो गई। हाँ, सामने वाला कौन है ये हमें नहीं पता, वो आंसर भी नहीं देता, वो बिल्कुल भी उसमें इंटरप्ट नहीं करता,
ही डजंट इंटरप्ट इन द कोर्स ऑफ द स्पीच। वो इंटरलोक्यूटर होता है बस, केवल ऐसा हमें लगता है आभास से कि कोई न कोई इसकी बात सुन रहा है। नहीं नहीं, वो उनके तो ऑडियंस होती हैं, वो नहीं, वो नहीं। इसमें एक जैसे मान लो कि मैं किसी को संबोधित कर रहा हूं, लेकिन उसका कोई उस स्पीच में बोलूंगा सारा मैं का मैं ही, है ना, और कोई उसमें बोलेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसे पता चल जाएगा कि सर किसी न किसी को कह रहे हैं ये बात, है ना। हाँ, it is a kind of poem in which a single fictional or historical character other than the poet, पोइट खुद नहीं बोलता, इसमें जो आई आता है ना, वो आई पोइट को रेफर नहीं किया जाता, है ना। ये एक सब्जेक्टिव पोइट्री का एग्जाम्पल नहीं है। ये सब्जेक्टिव पोइट्री का एग्जाम्पल नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव पोइट्री है ना। इसमें कवि की खुद की पर्सनालिटी बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं होती है ना। तो अदर देन द पोइट स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर और ऑडियंस ऑफ वन और मोर पर्सन। हाँ, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लोग, है ना। सच पोएम्स डू नॉट रिवील द पोइट्स ओन थॉट्स बट द माइंड ऑफ द इम्पर्सोनेटेड कैरेक्टर। ये किसके माइंड को बताते हैं? ये इम्पर्सोनेटेड, कि जिसकी तरफ से ये मोनोलॉग लिखा गया। जैसे मैं मान लो कि भगत सिंह जेल में क्या सोचता था, वो अपने साथियों को क्या कहता था, अगर ये मैं पोयम लिखूं और उसमें मैं भगत सिंह को किसी व्यक्ति को एड्रेस करते हुए बता दूं, है ना, और उसमें 50-60 लाइनें लिख दूं, तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाएगा जिसमें भगत सिंह अपने जीवन की कहानी बता रहा है। वो मेरे जीवन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। वहां पर आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? भगत सिंह को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और वो अपने साथी को किसी को सुना रहा है, केवल वो ही बोल रहा है ना। तो ये पोइट नहीं बोल रहा है, ये एक इम्पर्सोनेटेड व्यक्ति है जिसके माध्यम से ये आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज द पोयम विच हैज ए परसोना। इसमें एक परसोना होता है, देखो, है ना। परसोना का मतलब मुखौटा, है ना। हु इज नॉट टू बी आइडेंटिफाइड विद द पोइट, जिसको आप कतई भी पोइट ना माने। दिस परसोना इज द स्पीकर, और ये परसोना ही स्पीकर होता है ना। जैसे मैं नरेंद्र मोदी के लिए बोल दूं, महात्मा गांधी के लिए बोल दूं, है ना, अमित शाह के लिए बोल दूं, सचिन तेंदुलकर के लिए बोल दूं, है ना। यानी सचिन तेंदुलकर बोल रहा है बेसिकली, मैं नहीं बोल रहा हूं, इस तरीके से। देयर इज एन अस्यूम्ड लिसनर whom the speaker is addressing the poem। एक assumed listener होता है, एक काल्पनिक, है ना, एक यूं ऐसा लगता है, फेल्ट, हमें फीलिंग आती है कि कोई न कोई सुन रहा है। द लिसनर डज नॉट इंटरवीन एट द लेवल ऑफ स्पीच। वो बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करता है ना। पूरी की पूरी लाइनें 54, 55, 56 जितनी भी लाइनें हैं, वो सारी की सारी लाइनें कौन बोलेगा? वो स्पीकर ही बोलेगा, वो परसोना ही बोलेगा। द ड्रामेटिक क्वालिटी इज रिलेटेड टू, अब ये जो ड्रामेटिक है ना, वो कहाँ से है? एक तो कन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड इन द सिचुएशन। ड्रामा में क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है, क्या करूं मैं, है ना। जैसे मैकबेथ में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है उसकी एम्बिशंस को लेकर के, है ना, कि मैं राजा को मार करके राजा बन जाऊं या नहीं बनूं, तो ये कन्फ्लिक्ट है ना। तो ऐसा ही कन्फ्लिक्ट इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी आएगा, है ना। जैसे मान लो कि हमारे वो एक, तुम्हारे कभी कोई कोर्स में नहीं रहा ड्रामेटिक मोनोलॉग कोई सा भी? हाँ, लास्ट डचेस, है ना। तो लास्ट डचेस है, तो ये जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग का, है ना। तो इसमें क्या है कि वो एक ड्यूक ऑफ फरेरा है ना। तो वो ड्यूक ऑफ फरेरा अपने जीवन की कहानी बताता है कि भाई मेरी जो पहली पत्नी थी वो कैसी थी, वो बहुत सुंदर थी,
लेकिन वो क्या है कि सभी से ही बात करती थी, और ये मेरे को कम पसंद आता था, है ना। लेकिन मैंने उसको रोकना उचित नहीं समझा, है ना। और वो फिर लोगों के साथ में हंसती गई, बातें करती गई, उनको धन्यवाद देती गई। मैं नहीं बता सकता कैसे देती गई, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं आया। एक दिन मैंने आदेश दिया और अब ये यहाँ पर टंकी हुई है, यानी वो मैंने उसको मरवा दिया। और अब जैसे मान लो कि तुम्हारे जो मास्टर हैं, उनकी बेटी बहुत ही सुंदर है, और मेरा ऑब्जेक्ट वो बेटी है तुम्हारे मास्टर की। लेकिन हालांकि ये मुझे पता है कि तुम्हारे जो मालिक हैं उनकी हैसियत बहुत बड़ी है, तो खूब धन दहेज देंगे वो मुझे, लेकिन इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। वो देंगे ही अपने हिसाब से, लेकिन मेरा तो लक्ष्य उनकी बेटी ही है ना। तो इस तरीके की वो बातें करता है, तो हमें पता लगता है ना कि किसी व्यक्ति को वो एड्रेस कर रहा है। अब कैरेक्टर भी सामने आ रहा है ना, कि वो ग्रीडी है, पैशनेट है, पजेसिव है, इगोटिस्टिकल है ना। ये उसके कैरेक्टर भी सामने आ गए, है ना। ये चीजें हैं, ये बात है। कॉन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड इन द सिचुएशन। अब जैसे मान लो कि वो डचेस है बेचारी, वो किसी को धन्यवाद देती है, तो उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। वो सोचता है ये धन्यवाद नहीं दे तो ठीक है, वो धन्यवाद देती है। द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर एज रिवील्ड थ्रू दिस सिचुएशन, कैरेक्टर स्पीकर का, द इम्पर्सनल नेचर ऑफ द मोनोलॉग। मोनोलॉग की नेचर क्या होती है? इम्पर्सनल। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पर्सनालिटी बिल्कुल भी रिवील नहीं हुई। उसमें किसकी पर्सनालिटी रिवील हुई? ड्यूक की पर्सनालिटी रिवील हुई, कि वो ग्रीडी था, वो पजेसिव था, वो इगोटिस्टिकल था, है ना। ये बात है। द टाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एड्स टू द ड्रामेटिक क्वालिटी। टाइटनेस होती है स्ट्रक्चर में, इधर उधर झांकने का मौका नहीं मिलता, है ना। यूलिसेस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, है ना, कुछ एक एग्जांपल्स हैं। माय लास्ट डचेस, जैसा अभी इसने कहा बच्चे ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। फ्रा लिपोलिपि, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। रॉबर्ट ब्राउनिंग तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टरपीस था। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोर्क, टी.एस. इलियट। तो ये सारे। अब हम चलते हैं बैलेड। बैलेड क्या है देखो, जैसे हम भजन नहीं सुनते क्या रामदेव जी के, करणी माता के, जिसमें उनके जीवन की कहानियां होती है ना, कि वो फला के यहाँ जन्मे, फिर वो ऐसे पले बढ़े, उन्होंने बीच बीच में ये चमत्कार किए, है ना। तो ऐसे उनका जीवन वृत्तांत हम सुनते हैं भजन के साथ में, ढोल मंजीरे बजते रहते हैं, है ना, भोपे डांस करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये बैलेड है, यानी कि अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्स, है ना। ये गीत कथा है ना, गायन के साथ एक कहानी का प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। इट इज ए नरेटिव पोयम और सॉन्ग। नरेटिव का मतलब आते ही क्या, मान लो स्टोरी हो गया। नरेटिव एलिमेंट का मतलब ही क्या है? कहानी है ना। तो लॉन्ग नरेटिव पोयम हो गई तो वो एपिक हो गई, और शॉर्ट नरेटिव पोयम हो गई तो वो बैलेड हो गई। यही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। consisting of short stanzas, usually rhymed quatrains in iambic with refrain। refrain क्या होता है? जैसे हम बार बार एक पंक्ति को दोहराते हैं ना, वो रिफ्रेन होता है। वो लय बनाता है उस भजन की, बार बार हम एक ही एक पंक्ति को दोहराते रहते हैं, है ना। A line, group of lines or part of a line repeated at regular or irregular intervals in a poem, usually at the end of each stanza. It may be defined as a short story in verse. The word ballad is derived from the word baller, which means to dance. Originally, a ballad was a song with a strong narrative substance sung to the accompaniment of dancing. Originally तो ये क्या था कि ये एक सॉन्ग हुआ करता था जिसमें बहुत ही नरेटिव, मजबूत नरेटिव सब्सटेंस होती थी, बहुत जोरदार कहानी होती थी, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और अकम्पनीमेंट ऑफ डांसिंग ही ये प्रस्तुत किया जाता था, है ना। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मोस्ट बैलेड्स वाज ट्रेजिक,
ज्यादातर सब्जेक्ट मैटर ट्रेजिक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बदलाव हुआ। इट वॉज आइदर ए स्टोरी ऑफ ए लवर हु डिड नॉट रिटर्न, या तो ऐसे प्रेमी की कहानी होती थी बैलेड्स में जो लौट करके नहीं आया, और ए फैमिली फ्यूड, या फिर एक घरेलू कलह है, घरेलू है, मतभेद, लड़ाई झगड़ा की कहानी होती थी, और ए लव ट्राइंगल, या फिर ये कोई प्रेम त्रिकोण की कहानी होती थी, और बैटल्स, या फिर ये युद्धों की कहानी हुआ करती थी, और हीरोइक डीड्स एंड एक्सप्लॉइट्स, या फिर ये कोई हीरोइक डीड्स यानी हीरो के द्वारा किए जाने वाले कारनामे, है ना, और एक्सप्लॉइट्स यानी बड़ी बड़ी यात्राएं, है ना, अ ब्रेव एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग एक्ट, और सम सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स, और सम लोकल इवेंट्स, है ना, इन सब से रिलेटेड कहानियां होती थी। इट इज एक्सट्रीमली म्यूजिकल एंड रिटन इन द बैलेड स्टेंजा। बैलेड स्टेंजा में ये लिखा जाता था, क्वार्ट्रेंज विद ऑल्टरनेट राइम्स, दैट इज टू से फर्स्ट लाइन राइमिंग विद द थर्ड एंड द सेकंड लाइन राइमिंग विद द फोर्थ, है ना। तो ऑल्टरनेटिव राइम हो गई, पहली का राइम तीसरे से और दूसरे का राइम चौथे से, ऐसे बनता। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये साउंड आती है इसकी। ऑफन देयर इज रिपीटिशन ऑफ पर्टिकुलर लाइंस, वर्ड्स और फ्रेजेस। ये देखो एंशंट मैरिनर्स की कुछ लाइनें हैं यहाँ पर। फेयरवेल फेयरवेल बट दिस आई टेल, अलविदा अलविदा लेकिन ये तो मैं कहूँगा। देखो शब्दों का जो चयन है ना, बहुत ही सरलतम शब्द होते हैं। टू दी, तुम्हें ये कहना चाहूंगा, दाऊ वेडिंग गेस्ट, तुम विवाह में आए हुए वेडिंग गेस्ट, तुम्हें मैं ये कहना चाहूंगा। ही प्रेथ वेल, वो बहुत अच्छी प्रार्थना करता है। हु लव्ड वेल, जो बहुत अच्छा प्रेम करता है ना। यानी प्रार्थना कौन करता है, अच्छी प्रार्थनाएं कौन करता है, जिसके हृदय में प्रेम भरा हो, उसी की ही प्रार्थनाएं स्वीकार की जाए, है ना। हम यूं हेटफुल रहते हैं ना, हमें हेटफुल रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे मान लो कि किसी ने मेरा बुरा कर दिया, तो बुरा कर दिया तो मैं ये सोचूं कि इसके हाथ पांव टूट जाएं तो ठीक है, ये मेरा राइट नहीं है ऐसा सोच। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो कि कोई तुम्हारे घर में चोरी करे, और तुम क्या है कि पुलिस में तो तुम उसकी शिकायत करो नहीं, और जाकर के उसके एक चाकू मार दो, तो कानून की नज़र में तुम भी तो अपराधी हो गए। क्यों? अगर ऐसे करने लग जाओगे तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिर तो हम पशु हो गए। फिर क्या पता तुम्हें कि उस चोरी उसने ही की है, हो सकता है किसी और ने की और तुमने शक उस पर किया और मार दिया, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ प्रॉपर। ऐसे तो फिर लोग सारे ही बदला लेने लग जाएंगे, है ना। गलत है। यानी लव, हमारे पास में क्या है, केवल एक ही असेट है, हम प्रेम करें बस। मेरे घर में फंक्शन हुआ, आप उसमें आए, आपने स्टेटस नहीं लगाया, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपसे प्रेम ही करना है। मैं आपके घर आऊं तो मेरी अगर इच्छा हुई तो मैं स्टेटस लगा दूंगा। मैं ये सोच करके नहीं लगाऊं कि ये तो मेरे घर आई थी तब तो इसने नहीं लगाया, अब मैं कैसे लगाऊं। ये अगर हम करते हैं ना, हम कर सकते हैं, वी आर ह्यूमन टू एर इज ह्यूमन। मैं ये बातें करता हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसा नहीं हूँ? मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ, तो मैं भी यही सब कुछ करता हूँ, है ना। लेकिन ये मुझे ये पता है कि ये मेरा अधिकार नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोचना मेरा अधिकार नहीं है। इट इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन पावर्स। ये तो उस परम शक्ति के हाथ की बात है। पता नहीं मेरा कौन सा अपराध था जिसका दंड मुझे दिलवाया गया है। वो दंड दिलवाने के लिए उसने चुन लिया, मान लो तुम में से किसी को। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? जल्लाद से मैं बैर थोड़ी लूंगा, है। जल्लाद ने मान लो कि मेरे किसी रिलेटिव को यूं फांसी ही दे दी, तो जल्लाद से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी होगी। तो भगवान ने वो जल्लाद की ड्यूटी हो सकता है तुम में से किसी एक को दे दी, तो मैं तुमसे क्यों लड़ाई करूं। तुम ये इस चीज को यूं सोचे, है ना। तुमने मेरा दिल दुखाया ना,
तो वो ईश्वर ने तुम्हें जल्लाद बना करके भेजा। तो भाई मैं तो सवाल तो मुझे जल्लाद से नहीं, उस बॉडी से पूछना चाहिए ना, उस जज से पूछना चाहिए, उस राजा से पूछना चाहिए, ओ भाई तुमने मेरे रिलेटिव को फांसी की सजा क्यों दी। जल्लाद बेचारा क्या करेगा है। अब मैं सोचूं कि उस जल्लाद के हाथ पांव टूट जाएं तो ठीक है, वो कहीं कुएं में गिर के मर जाए तो ठीक है, उसकी औलाद मर जाए। अरे व्हाई डू वी थिंक सो। तो अगर तुम्हारा कोई व्यक्ति अहित कर रहा है ना, तो बेसिकली ही इज सेंट, ही इज बेसिकली अपॉइंटेड ऑन ड्यूटी बाय ऑलमाइटी। वो ऑलमाइटी ने कहा है बेचारे ने, बेचारे को, तब वो कर रहा है। उसको घर बैठे कोई मजा थोड़ी आ रहा था है? तो ये चीज है, हमारे पार्ट में क्या है, केवल लव, केवल प्रेम, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। करना है तो प्रेम करो, नहीं करना तो राम नाम जपो अपना बैठा बैठा, राम 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 राम, भगवान को याद करो। करना है तो प्रेम करो, बस। इसीलिए वो ये कहता है कि देखो, ही प्रेथ वेल हु लव्थ वेल, वही प्रार्थना अच्छी करता है हु लव्थ वेल। शायद इसीलिए, इसीलिए भगवान ना बच्चों की बात जल्दी मानते हैं, है ना, क्योंकि बच्चों के मन में प्रेम ही होता है ना। तो वो भगवान से जाकर के कहते हैं ना, मेरी मम्मी को ठीक कर दे, भगवान मम्मी को ठीक कर देते हैं। लेकिन हम जाके कहते हैं ना, तो भगवान कि तुम्हारा, तुम्हारे अंदर कचरा बहुत भरा हुआ पड़ा है, करूंगा तो सही मैं तुम्हारा काम, लेकिन देखो तुम मेरे मेरे कामों में तुम इतनी अड़खनजाई करते हो हैं। उसको बेचारे को मैंने भेजा तुम्हारे पास में, तुमने उससे बैर मोल ले लिया है? मैंने तो तुम्हारे भले के लिए उसको भेजा। तो भगवान फिर वो थोड़ा सोचता है। ई प्रेथ वेल हु लव्थ वेल, किस किस को देखो, अब लव्थ वेल है, मैं मेरी वाइफ मेरे बच्चों से जितना प्रेम करता हूं ना, उतना ही प्रेम मुझे चिड़ियाओं से और एनिमल्स से भी करना होता है ना। ही प्रेथ वेल हु लव्थ वेल बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट, है ना। जो प्रेम करता है किससे, आदमी से, पक्षियों से और जंगली जानवरों सबसे। ही प्रेथ बेस्ट, अब वेल से बेस्ट में आ गया, सुपरलेटिव डिग्री में देखो। ही प्रेथ बेस्ट हु लव्थ बेस्ट, और देखो बेस्ट से पहले आर्टिकल दा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो एडवर्ब है, प्रे का मॉडिफायर है, लव का मॉडिफायर है, कोई नाउन का मॉडिफायर थोड़ी है जो दा लगाऊं है। कॉलरेज ने भी नहीं लगाया देखो। ही प्रेथ बेस्ट हु लव्थ बेस्ट ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, जो सभी चीजों को बराबरी से प्रेम करता है ना। ग्रेट को भी, जैसे मैं मेरे अंकल से प्रेम करूं, तो अंकल से तो प्रेम करूं, मेरा स्वार्थ हो सकता है ना। वो मेरा काम करवा सकते हैं, मुझे गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन मैं एकदम छोटी बच्ची है मेरे परिवार की, एकदम छोटी, उससे भी मेरा उतना ही प्रेम होना है ना। तो राजा और रंक सबके प्रति बराबर। ही प्रेथ बेस्ट हु लव्थ बेस्ट ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल फॉर द डियर गॉड हु लव्थ अस, क्योंकि जो प्रिय ईश्वर है ना, जो हमसे प्रेम करता है, ही मेड एंड लव्थ ऑल, उसी ने ही तो सबको बनाया है। एंड ही लव्थ ऑल, वो सबसे प्रेम करता है। तो अब जैसे मान लो कि मैं जिससे प्रेम करता हूं, उससे अगर तुम प्रेम करोगे, तो तुम्हारा और हमारा प्रेम नहीं हो जाएगा क्या, होएगा ही है। तो मैं जिससे प्रेम करता हूं, उससे तुम अगर नफरत करोगे, तो मेरा आपका प्रेम कैसे होगा, नहीं हो सकता है। तो ये ईश्वर पर लागू होता है, ईश्वर ने बनाया है सारा संसार, तो वो सारे संसार से इक्वली प्रेम करता है। हम्म? तो तुम भी उसकी बनाई हुई क्रिएशन से प्रेम करो, अनक्वेश्चनिंग फेथ रखो, तो फिर वो हमारे से प्रेम करेगा, ये बात। तो ये अपने राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर की लाइनें हैं ये। तो ये आया अपने 1797 98 एस टी कॉलरेज, है ना।
रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई यहाँ पर, है ना। 1798 रोमांटिक एज का प्रारंभ है। जब हम आगे एज पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा। लिरिकल बैलेड्स, ये देखो लिरिकल बैलेड्स यहाँ से ही शुरुआत हुई है। 1798 एस.टी. कॉलरेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के लिखे हुए। रोमांटिसिज्म की शुरुआत यहाँ से है। थ्रिल, है ना। अब तक तो हम यूं ही, है ना, डिटैच्ड ऑब्जर्वर थे कि दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन अब हमने ये देखा कि सुंदर चीजों को देखने से हमारे मन में क्या उत्परिवर्तन होते हैं, क्या हमारे अंदर सेंसिटिविटी क्या हिलोरें लेती है, क्या रोमांच होता है। इस चीज को इन्होंने बाहर निकाला, इसलिए ये रोमांटिक एज है, ये रोमांटिक पीरियड है ना। तो 1798 से लेकर 1837 तक रोमांटिसिज्म है। तो ये देखो ला बेला डेम सेंस मर्सी, ये जॉन कीट्स का बैलेड है। प्राउड मेजी, ये सर वॉल्टर स्कॉट का है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, इनके राइटर्स भी याद करने हैं, ठीक है। खोल दो वो, अब अपने वो अगला काम कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा है, अब ये कल पूरा हो जाएगा तुम्हारा। एपिक और मॉक एपिक सटायर कोई खास नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वो गेट खोल दो बेटा, वो आ जाए ताकि। ठीक है, ज्योत्सना बताओ, ASSENT का मीनिंग क्या होता है? ASSENT, SENT, असेंट, क्या मीनिंग हुआ? असेंट लहजे के लिए क्या वर्ड है? एक्सेंट, एक्सेंट। सहमति, असेंट, है ना। हाँ, तो एक्सेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ACCENT, ये ASSENT है। मेघा बताओ, जाति वाले कास्ट की स्पेलिंग क्या होती है? CASTE, वेरी गुड। एकता बताओ, कैच और होल्ड में क्या अंतर है? बिल्कुल, है ना। मूविंग चीज हो कोई तो उसको कैच किया जाता है, होल्ड तो थामे रखना है किसी चीज को। निखिल बताओ, नियम वाले कैनन की स्पेलिंग क्या है? CANON, बिल्कुल ठीक। और NON होते ही तोप के गोले छूटने लग जाते हैं, एक के बाद एक यूं, है। NON। चलो, तुम बताओ प्रियंका। कैनवास, मोटे कपड़े वाला कैनवास, उसकी स्पेलिंग क्या है? BASS हो गया ना। डबल एस होते ही क्या होता है, तुम यूं याद कर लो,
कि डबल एस होते ही तो घूम घूम करके वोट मांगना होता है ना। वो शिफ्ट होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जैसे कैनन में 2 N होते ही गोले छूटने लग जाते हैं ना, वैसे ही CANVA डबल एस हो गया ना। डबल एस होते ही तो वो घूमेगा, है ना, जगह से जगह, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। और एस सिंगल ही है ना, तो वो कपड़ा होता है। डबल एस होते ही मूवमेंट है ना। तो भारती बताओ। अनोइंग कंटिन्यूटी को बताने वाला कौन सा शब्द है? जो परेशान करने वाली निरंतरता है ना, उसके लिए कौन सा है? कंटिन्यूअल है या कंटिन्यूअस है? चलो थोड़ा सरल कर देते हैं। परेशान करने वाली निरंतरता कौन सी होती है? कंटिन्यूअस होती है या कंटिन्यूअल होती है? कंटिन्यूअल होती है, हाँ, बिल्कुल ना। चलिए, जैसे हम यूं कहते हैं ना पूर्णिमा, कि सारी चीजें यूं एकदम सिमेट्री में होनी चाहिए। उस सिमेट्री की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, एस से आ गया ना, अब निकाल लेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। SYMMETRY। एस, एस से सिस्टमेटिक याद कर लो तुम, है ना। और ये सिमेट्री है तो इससे तुम, है ना, क्रिमेटोरियम याद कर सकते हो। क्रिमेटोरियम का मतलब दाह संस्कार होता है ना, दहन करना होता है। तो सिमेट्री हो गई जो दहन नहीं करे और दफना दे, तो वो सी सी दोनों की हो गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ग्रेव यार्ड और चर्च यार्ड बताए थे मैंने, है ना। क्रिमेटोरियम, इसका मतलब होता है दाह संस्कार, है ना, क्रिमेटोरियम। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो कोर्स और कोर्स हो गया, आगे चलते हैं। ये आ गया देखो, है ना। कॉन्फिडांट भी बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हैं। कॉन्फिडांट प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसको हम, बिल्कुल सही है ये कॉन्फिडांट। और कॉन्फिडेंट तो ये होता ही है जो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस। ऑफ लेता है कॉन्फिडेंट नीचे वाला, यानी मुझे पूरा भरोसा है, आत्मविश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस, है ना। और कॉन्फिडांट क्या होता है? ये राजदार होता है ना। कि मिस्टर अमित शाह हैपन्स टू बी ए क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के राजदार हैं अमित शाह, है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट। A person that you trust and who you talk to about a private or secret things, a close or trusted confidant of the president, है ना। ये कॉन्फिडेंट हो। अब ये देखो, मेन कंफ्यूजिंग कहाँ है? कॉन्टेजियस, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? कंटेजस, कंटेजस। और ये क्या है? कंटिग्यूअस या कॉन्टिग्यूअस, कंटिग्यूअस। तो देखो ये कंटेजस है ना, ये तो छूने वाली, छूने से फैलने वाली बीमारी है। अब ये इन्फेक्शस भी हो सकती है। इन्फेक्शस और कंटेजस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना। तो इन्फेक्शस बीमारियां कंटेजस हो सकती हैं, है ना। लेकिन मेन जो कंफ्यूजन है ना, वो कहाँ है? कंटेजस और कंटिग्यूअस में, है ना। जैसे मान लो कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर contiguous countries. इंडिया एंड पाकिस्तान आर contiguous countries. कंटिग्यूअस हैं हम, है ना। हम सीमांत हैं, सीमावर्ती हैं एकदम, नेबरिंग हैं, है ना। ये है कंटिग्यूअस। और कंटेजस, जैसे मान लो कोविड-19 हैपेंड टू बी कंटेजस डिजीज, है ना। वो छूने से फैलने वाली,
जैसे फ्लू, जनरल फ्लू होता है हमारा, किसी के भी फ्लू हो गया तो वो उसको अगर छुओगे तो तुम्हारे भी फ्लू होने की संभावना रहती है। इन्फेक्शस लगभग कॉन्टेजस जैसा ही है, कोई इतना अंतर नहीं है। कोई साइंस में कोई ज़्यादा अंतर हो तो वो बीमारियों के नाम याद करने पड़ते हैं, हाँ, वो वाली बात। अब देखो CORPS का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये मैंने वहां भी लिखा था तुम्हारे, है ना? क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? हाँ बिल्कुल, ये प्रोनाउंसिएशन है CORPS का, है ना? ये देखो ये S है, इसके बावजूद भी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉ। सेना की टुकड़ी। हम्म? जैसे मान लो, जैसे हम यूं पढ़ते हैं ना कि सेवंथ को, है ना, सेकंड को, है ना, when the war was ended, when the war was ended, the seventh corps was or even were demobilized। demobilized का मतलब वापस बुला लेना, है ना? तो देखो कोर के साथ में वॉज भी लगता है और वर भी लगता है। एक ये भी बात देखो एकदम यूं ही अभी समझ में आ गई, है ना, कि इसके साथ में आप वॉज या वर दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। यानी कि इज भी लग सकता है, और यानी कि ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है, ये दोनों ही है ना? तो जैसा कि मैंने अभी बोला, when when the war when the war was ended, when the war was ended, the seventh Bhil Corps, the seventh Bhil Corps was demobilized, है ना? उसको वापस बुला लिया गया, उसको हटा लिया। ऐसा कोई सातवीं भील कोर ऐसा कोई पढ़ता तो था, मैं जब जीके पढ़ता था। हाँ, मेवाड़ भील कोर, और ये वो है, ये कोर CORPS। अब देखो CORPSE, कॉप्स, ये तो क्या है? ये डेड बॉडी है, कॉर्प्स, शव, है ना? किसका? इसका डेड, उसके तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, कॉप्स। कॉप्स है, हाँ, आर तो साइलेंट होएगा, कॉप्स, मृत शरीर। काराकस, हाँ, काकस, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है? इसका प्रोनाउंसिएशन काकस, है ना? काराकस बोलते हैं इसका हम, काकस, ऐसे, काकस, काकस, काकस। किसी बड़े मृत, किसी बड़े जान, द डेड बॉडी ऑफ ए लार्ज एनिमल, है ना, द काकस ऑफ एन एलिफेंट was lying on the road, eh? And it blocked almost all the way, पूरा रास्ता ही इसने रोक लिया, है ना? काकस, है ना, बड़ा, बड़ा शरीर, है ना? अब देखें अपने आगे, CONSCIOUS, कॉन्शस, कॉन्शस। दो मीनिंग होते हैं इसके, देखो, एक तो होता है अवेयर ऑफ, यू शुड बी कॉन्शियस, यू शुड बी कॉन्शियस फॉर योर ड्यूटीज, है ना? और देखो एक होता है सचेत, है ना, एक होता है सचेत, यानी कि she remained conscious, she remained conscious during her operation, वो अपने ऑपरेशन के दौरान क्या रही? कॉन्शियस रही, है ना? तो CONSCIOUS, है ना, कॉन्शियस। कॉन्शियस के दो मीनिंग है, एक तो इसमें जैसे मैंने टू नो ही लिखा है ना? तो वो वो उसका एक और वो लिख लो, बोले सचेत, उसका इंग्लिश टू इंग्लिश तो क्या है ना? अवेयर ऑफ हो गया, टू नो यानी अवेयर ऑफ,
ये भी मीनिंग हो सकता है। सचेत यानी एबल टू यूज वंस सेंसेज, है ना, उसे हम कॉन्शियस कहते हैं। कि कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, कोई कॉन्शियस रहता है, वो वाला कॉन्शियस है ये, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, ये CONSCIENCE, कॉन्शंस होता है ना एक हमारे, कॉन्शंस क्या होती है, हमारी आत्मा होती है ना, कॉन्शंस, उससे बना हुआ है ये CONSCIENTIOUS, कॉन कॉन्शी कॉन्शियंसस, कॉन्शियंसस, है ना, कॉन्शियंसस, हाँ कॉन्शियंसस, है ना, ये हो गया जैसे, है ना, कॉन्शी, आई थिंक यही होना चाहिए, कॉन्शियंसस, कॉन्शियंसस, यही होना चाहिए, है ना, कॉन्शियंसस, 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 ये क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, CONSCIENCE क्या होता है, कॉन्शंस, माई कॉन्शंस डजेंट अलाउ मी, कॉन्शंस का मतलब क्या होता है, आत्मा, उसी से ही बना हुआ है ये कॉन्शियंसस, है ना। तो यानी कि she she happens to be she happens to be a conscientious student, she happens to be a conscientious teacher, she always comes on time, वो देखो यूं कॉन्शियंसस है, यानी आत्मा उसकी जगी हुई है? यानी कि जमीर जिसका जगा हुआ है ना, जिसकी आत्मा जगी हुई है, उसको कहते हैं कॉन्शियंसस, है ना। लीडर्स शुड बी वेरी मच कॉन्शियंसस, है ना, लीडर्स को क्या होना चाहिए, कॉन्शियंसस होना चाहिए, है ना, ताकि उनमें जमीर होना चाहिए, दे शुड नो अबाउट द मिजरीज एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की जाने, है ना। A conscientious doctor, a conscientious student, a conscientious teacher, है ना, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, कॉन्शियंसस यानी विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी लिख दिया, बस वो बात समझ में आ गई बात, जमीर वाला इधर लिख दिया तो यानी आत्मा से जुड़ा हुआ है, CONSCIENCE मैं कई बार बोल ही रहा हूँ ना, कॉन्शंस यानी आत्मा, है ना, उससे बना हुआ है ये, ठीक। चलिए, कंप्लेन, ये तो वर्ब है, शिकायत करना, और COMPLAINT, कंप्लेंट, ये नाउन हो गया। बस, जैसे मान लो शी लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी, शी लॉज्ड, लॉज्ड का मतलब तो दर्ज करवाना होता है, तो वर्ब दर्ज करवाना हो गई, तो शी लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी, है ना, और वो सीधा ही लिख दे शी कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी, तो भी उसमें भी हमें बोलने में तो क्या आएगा, कंप्लेंट तो हम गलत बोलते हैं, बोलना तो क्या चाहिए, कंप्लेंट ही चाहिए, क्योंकि एन के बाद में ईडी का साउंड क्या आता है, टी आता है ना, टी आता है, तो शी कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी, या फिर मुझे यूं बोलना चाहिए शी कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो वो कंप्लेंट NED वाला है ना, लिखते समय हम NED लिखेंगे उसको, है ना, और ये शी लॉज्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी, यानी नाउन की जगह लिखो तो कंप्लेंट लिखो, और वर्ब की जगह लिखो तो कंप्लेन लिखो, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा, आई विल लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा। अब ये देखो समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं अपने, हाँ, कंप्लेसेंट, है ना, कंप्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं हम इसको, कंप्लेसेंट, ऐसे ना, ये अलग काम चालू हो गया ना, शब्द थोड़े अलग है ना, कम प्ले कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट,
इसमें यहाँ आएगा बेटा, कॉन्शियंसस, यही आएगा। देखो तुम्हारे पास में है, हाँ यही है ना, हाँ यही आ, क्योंकि लास्ट में वो आ रहा ना, TIOUS आ रहा ना, तो फिर इसी पर ही आएगा, है ना। तो देखो ये क्या था, कम, हाँ कंप्लेसेंट। तो देखो कंप्लेसेंट क्या है, यहाँ इसमें लिखा हुआ है सेल्फ सेटिस्फाइड। देखो भैया, सेल्फ सेटिस्फाइड होना कई जगह तो ठीक लेकिन ये आजकल की दुनिया में थोड़ा डिसअप्रूविंग है ना। डिक्शनरीज भी तुम्हें इसके आगे है ना यूं लिख करके देगी, डिसअप्रूविंग है ना। कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए हमें, वी शुड नॉट बी कंप्लेसेंट विद आवर प्रोग्रेस, वी शुड नॉट बी कंप्लेसेंट विद आवर रिफॉर्म्स, प्रेजेंट रिफॉर्म्स। अभी वर्तमान जो सुधार हो रहे हैं ना, उसके साथ में वी शुड नॉट बी कंप्लेसेंट, है ना। तो ये है, सेल्फ सेटिस्फाइड होना थोड़ा कम अच्छा है ना। कंप्लेसेंट थोड़ा सा डेरोगेटरी वर्ड है, अप्रूविंग नहीं है ना, थोड़ा सा। लेकिन इसका मीनिंग हम देख लिया, आत्मसंतुष्ट, ये मतलब वो कंटेंट वाली जो वर्ड है ना, कंटेंट या सेटिस्फाइड, वो अच्छे शब्द हैं, है ना। कंप्लेसेंट थोड़ा सा अच्छा कम है, डिसअप्रूविंग है। कंप्लेसेंट तुम मेरे लिए यूज करोगे ना, मैं यूं कहूंगा तुम मेरे लिए कंप्लेसेंट नहीं, सेटिस्फाइड यूज कर लो, है ना। तो वो ज्यादा है। कंप्लेसेंट तो जैसे धापा हुआ है ना, वो है है ना वो थोड़ा सा मीनिंग आता है ना। अब ये है, अब ये कंप्लेज कंप्लेजेंट, ये इसमें जेड आ रहा है ना, कंप्लेजेंट, कंप्लेजेंट। ये अच्छा है, ओबीडियंट एंड, है ना, कंप्लायंट के लिए, ओबीडियंट एंड कंप्लायंट, है ना। कम कंप्लेजेंट, सही प्रोनाउंसिएशन तो कंप्लेजेंट है ना, कंप्लेजेंट, कंप्लेजेंट, आज्ञाकारी, जैसे कंप्लेजेंट स्टूडेंट्स, कंप्लेजेंट सन, है ना, एवरीबडी नीड्स अ कंप्लेजेंट सन, है ना। कंप्लेजेंट सन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति यही चाहता है। कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत सरल है, और कॉम्प्लीमेंट ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, मैं तुम्हें शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, COMPLI और E, इतना ही अंतर है। ई में क्या होता है, एनर्जी है ना, तब वो चीजों को पूरा कर देता है। COMPLEMENT, हस्बैंड एंड वाइफ, दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, COMPLEMENT, है ना। वाइफ is a good complement to a husband, a wife is a good complement to a husband, है ना। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, है ना। आ गई बात समझ में। एंड माई फ्रेंड गेव मी a compliment on my new dress, वो कॉम्प्लीमेंट, COMPLI, है ना, वो आई है। ई से तुम देख लो कि पूरक वही होता है जिसमें ई होती है, जिसमें एनर्जी होती है ना, वो पूरक होता है। मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है। हाँ, सप्लीमेंट इसी का सिनोनिम है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वर्ब में भी COMPLIMENT, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो कमेंट करना, है ना। और अगर नाउन में यूज करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट, शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, और शी कॉम्प्लीमेंटेड ऑन माई न्यू ड्रेस, शी कॉम्प्लीमेंटेड ऑन माई न्यू ड्रेस, तो आई आएगा, है ना। और शी कॉम्प्लीमेंटेड मी, शी कॉम्प्लीमेंटेड मी इन माई टास्क, अब यहाँ क्या आएगा, ई आएगा, है ना। बस यही चीजें हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और मेरा जो दुश्मन है वो आ चुका है, वो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट था, है ना।
मुझे वहाँ कॉन्फिडेंट भरना था, मैं कॉन्फिडेंट भर के आ गया क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा ये क्या है, ये कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं अपने, है ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया। आगे चलते हैं, देखो कोर्स, ये तो पाठ्यक्रम है, ऊपर भी आया था ये तो। हाँ आया ना 33 में, वो वहां पर आया था अ लाइन ऑफ एक्शन के लिए, और यहाँ वो पाठ्यक्रम के लिए आ गया, एक ही बात है, वो एक ही चीज है। वो लाइन ऑफ एक्शन भी कोर्स ही होता है हमारा, यू शुड फॉलो द राइट कोर्स, लाइन ऑफ एक्शन हो गया, है ना। यू शुड स्टडी योर कोर्स अटेंटिवली, तो ये पाठ्यक्रम हो गया, एक ही चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स भी ऊपर आ गया था, वो दोबारा आ गया, रूखा, कोई बात नहीं है, भद्दा रूखा इसके लिए आ जाता है कोर्स, है ना। कोर्स थ्रॉट, माई थ्रॉट, my throat gets coarse when I drink cold water, or rather chilled water, my my throat gets coarse, मेरा गला क्या है, थोड़ा यूं रूखा सा हो जाता है। coarse speech यानी थोड़ी रूखी सी स्पीच, coarse, है ना। her hands her hands got coarse, उसके हाथ है ना coarse हो गए, ड्यू टू मैनुअल जॉब, वो थोड़ा ज़्यादा ही मैनुअल जॉब होता है ना, हाथ के काम ज़्यादा करने से उसके हैंड्स गॉट कोवर्स, रूखे हो गए, बेजान से हो गए, कोवर्स, ये तो कोवर्स हो गया। अब ये CHORES, ये क्या है, चौज, चौज, ये रोजमर्रा के काम। हैव यू गॉट योर चौज डन, क्या तुमने अपने रोज के काम कर लिए, नित्य दिनचर्या के रोज के जो तुम्हारे काम होते हैं, हर व्यक्ति के काम होते हैं, चौज, डेली चौज बोलते हैं इनको, है ना। चोर इसलिए है क्योंकि समय खाते हैं, इसलिए समय के चोर हैं, इसलिए चोर है। कौ, ये मेन पार्ट, कोर पार्ट हम बोलते हैं, कोर। हाउस वाइफ्स तो चोर्स में ही बिजी रहती हैं दिन भर, वो कोई भी लिखा हुआ हो तो कोई सेंस बन जाए। अच्छा, रोज का मतलब तो डेली के, जैसे तुम उठते ही तुम्हारे जो नित्य कर्म चालू हो जाते हैं, वो चोज हैं। चलिए, कस्टम, सामाजिक नियम हो गए, है ना, और हैबिट आपकी आदत हो गई, है ना। जैसे वी वी वर्शिप गॉडेस दुर्गा ड्यूरिंग नवरात्राज, इट्स आर कस्टम, ये हमारा कस्टम है। आई गेट अप अर्ली, इट इज माई हैबिट, ये मेरी हैबिट। वो क्या होता है जो जैसे जो टैक्स लगा देते हैं, यूं पकड़ करके ले जाते हैं, वो कस्टम जो होता है, CUSTOMS लगाना पड़ता है उसको, है ना, कस्टम्स, है ना। कौन सा, हाँ, वी वर्शिप गॉडेस दुर्गा ड्यूरिंग नवरात्रा, इट इज अ कस्टम, इट इज आवर कस्टम, इज आवर कस्टम। वो इंटायरली डिफरेंट हो गया, कस्टम ड्यूटी वाला, कस्टम्स ड्यूटी होना चाहिए वो, CUSTOMS, कस्टम्स ड्यूटी, है ना, ये बात है। जो मतलब यूं एक देश से दूसरे देश में सामान आते समय जो टैक्स वैक्स लगता है ना, वो कस्टम्स होता है, CUSTOMS है वो, है ना। चले, कौ, ये ऐसा ही लिखा जाएगा, सेम ही, वही, कौ। चलिए, कंपोज और कंप्राइज, बस लास्ट है ये। कंपोज और कंप्राइज, कंपोज माने तो बनाना होता है, और कंप्राइज माने से निर्मित होता है। जैसे मान लो कि आई एम गोइंग टू कंपोज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स,
मैं आज एक 14 लाइनों की कविता बनाऊंगा। आई एम गोइंग टू कंपोज अ न्यू ट्यून ऑन योर बर्थडे। नई ट्यून कंपोज करूंगा, है ना। कैन यू कंपोज अ लेटर फॉर मी? कंपोज, ठीक है। कंप्राइज दीज नोट्स, कंप्राइजेज, है ना, 6 और 7 पेजेज, ये 6-7 पन्नों से बने हुए हैं। दिस बुक कंप्राइजेज 250 पेजेज। योर योर स्पीच कंप्राइजेज, तुम्हारी स्पीच बनी हुई है। योर स्पीच कंप्राइजेज एक्सलेंट एक्सप्रेशंस, एक्सलेंट एक्सप्रेशन से भरी हुई है, हाँ? बनी हुई है ना। तो ये कंप्राइज है। और बी कंप्राइज्ड ऑफ, ये हमने याद कर रखा है बहुत पहले ही, है ना। ये जैसे मान लो द बुक कंप्राइजेज 250 पेजेज और द बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ 250 पेजेज। पन्ने को कर दें क्या खत्म? खत्म होने को ही है। करियर और कैरियर, है ना? ये देखो करियर है। वी शुड बी वी शुड बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट चूजिंग आवर करियर। करियर चूज करने में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। और कैरियर, आई बुक्ड ए पार्सल ऑन ए गुड्स कैरियर। आई बुक्ड ए पार्सल ऑन ए गुड्स कैरियर। वो कैरियर ढोना, मालवाहक, कैरी से कैरियर बना है, देखो CARRY कैरी, है ना, उससे बना है। और ये तो बेचारा करियर है, हम इसको भी कैरियर कैरियर कहते रहते हैं। करियर है ये, है ना। कंसिडरेट, अ टीचर शुड बी कंसिडरेट। कंसिडरेट बहुत ही अच्छा शब्द है ना। सिंपैथेटिक कंसिडरेट का मतलब दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। कंसिडरेट का मतलब जो कंसिडर करे ना, वो कंसिडरेट। और जिसे कंसिडर करना चाहिए वो कंसिडरेबल। हम्म जैसे मान लो योर आर्ग्यूमेंट इज डेफिनेटली कंसिडरेबल, तुम्हारी बात में दम है, इट इज अनडाउटेडली कंसिडरेबल। ओनली कंसिडरेट पीपल नो, ओनली कंसिडरेट पीपल नो व्हाट इज कंसिडरेबल। जो कंसिडरेट होते हैं ना वही जानते हैं कि कंसिडरेबल क्या होता है। नहीं, कंसिडरेट तो नाउन है, सॉरी नाउन क्या एडजेक्टिव है। कंसिडरेबल भी एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव है। बिल्कुल दोनों एडजेक्टिव है। कंसिडरेट मैंने कहा ना, कंसिडरेट टीचर्स, कंसिडरेबल आर्ग्यूमेंट। हाँ देखो इसमें मैंने लिखा नहीं, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर्स पीपल्स विशेष फीलिंग केयरफुल नॉट टू हर्ट, ठीक है। सिनोनिम थॉटफुल, सिंपैथेटिक, और ये कंसिडरेबल हो गया सिग्निफिकेंट। हाँ देखो मैंने क्या बोला कि हाँ ओनली कंसिडरेट पीपल नो, ओनली कंसिडरेट पीपल नो व्हाट इज कंसिडरेबल, ओनली कंसिडरेट पीपल नो व्हाट इज कंसिडरेबल। चलिए, क्रेडिबल और क्रेडुलस। क्रेडिबल तो बिलीवेबल, है ना। इज इट क्रेडिबल दैट शी कैन से सो? क्या ये विश्वास करने योग्य है कि वो ऐसा कह सकती? क्रेडुलस, क्रेडुलस तो क्या होता है? आशु विश्वासी, कान का कच्चा, है ना। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? NAIVE, नेव हो सकता है ना। आशु विश्वासी, भोला भाला, है ना। नेव नाउन है, क्रेडुलस एडजेक्टिव है, लेकिन फिर भी कभी कभार आ जाता है। तो क्रेडुलस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर जनरली क्रेडुलस। they they believe rapidly what they see in advertisements, है ना। तो वो बड़े क्रेडुलस होते हैं। बॉर्नवीटा खाओ, शक्तिमान बन जाओ। एनीवे ठीक है, कल इसको आगे बढ़ाते हैं हम।
देखो ये हम 10-10 ही ले पा रहे हैं एक दिन में, है ना, आधे घंटे में। इसको फिनिश किया जा सकता है ना, फट 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 फिनिश हो जाए, लेकिन एकदम आराम से कर रहे हैं हम इनको, है ना। तो ये आराम किस लिए है? आराम इसलिए है ताकि तुम्हारे ये अच्छे दिमाग में बैठे, है ना, जीवन भर तुम्हें याद रहे, इसलिए ये इतना धीरे धीरे। नहीं तो लिखा हुआ है, मैं तो यूं भी कह सकता हूँ, लिखे हुए हैं ना सारे, घर से तैयार पढ़ लेना, बस हो गया।